हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के वो सारे क्वेश्चन जो आपके पिछले एग्जामों में आ चुके हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेगा, अर्थात वो सारे क्वेश्चन आप ये सोचते हो कि केवल एक चैप्टर से, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेगा। और हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो आपको ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए में है आपको पूर्व पाषाण काल की, ऑप्शन बी में है नवपाषाण काल की, ऑप्शन सी लौह युग की, ऑप्शन डी कांस्य युग की। तो आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो आप बताइए, हड़प्पा सभ्यता हम आपको पढ़ाए हुए हैं भी ऑफलाइन क्लासेज में। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो आपको इसमें ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। ऐसा क्यों? तो आप देखिए, हड़प्पा वासी सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किए हैं। हड़प्पा वासी अगर बात करें तो सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किए और उन्होंने तांबे और टीन के मिलाने से उन्होंने अधिक मात्रा में क्या बनाया, तो अधिक मात्रा में उन्होंने कांसा बनाया। और आप जानते होंगे हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो कहीं ना कहीं अधिक मात्रा में कांसे की नर्तकी की मूर्तियाँ अर्थात कांसे की प्राप्त हुई, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा गया है, तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। इस तरह से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपका पहला का आंसर ऑप्शन डी होगा, कांस्य युगीन सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कांस्य सभ्यता का। देखिए पहला ही क्वेश्चन पूछ दिया है कांस्य सभ्यता का। अगर आप कांस्य सभ्यता यहाँ पढ़िएगा तो आप सिंधु घाटी सभ्यता भी बोल सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी बोल सकते हैं। का सबसे बड़ा नगर कौन है, हम पढ़ाए हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो ऑप्शन ए। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, मोहनजोदड़ो। इस मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, तो आपको बताना चाहिए मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किया गया था। किसने की थी, तो आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी अर्थात राखल दास बनर्जी द्वारा। इस मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी द्वारा कब किया गया था, तो 1922 में किया गया था। नदी पूछे तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित थे, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया, हम पढ़ाए हुए इंडिका। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी, तो आप बताइए प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। तो ऑप्शन ए है कौटिल्य, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी और अलबरूनी, ऑप्शन डी इति सिंह। इसमें से आपका ऑप्शन बी सही है। इंडिका की रचना मेगास्थनीज द्वारा किया गया था। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। मेगास्थनीज, तो आपको बताना है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है ना। जो किसका राजदूत था, तो आपको बताना है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। अगर इन सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है ना, आप प्लेलिस्ट खोल के वहाँ पे चैप्टर वाइज वीडियो रखा हुआ है, आप उस वीडियो को देखिए तब ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 रहा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका प्रयाग प्रशस्ति। क्वेश्चन नंबर 4, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। प्रयाग प्रशस्ति देखते आंसर आपको याद हो गया होगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो ऑप्शन सी हरिसेन ने की थी। हम बताए हुए थे हरिसेन किसके दरबार का राज दरबारी कवि था, तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में ये उनके राज दरबार का राज कवि था समुद्रगुप्त। और हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से हमें वास्तव में समुद्रगुप्त की जीवन एवं उनके द्वारा किए गए लोकमांगल कार्यों का उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। समुद्रगुप्त को हम अभी बोले हैं, समुद्रगुप्त को, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया। यह बात किसने कही, तो विसेंट स्मिथ ने। ये बात अब याद रखिए, ऊपर की एग्जामों में विसेंट स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी गई। अगर यहाँ क्वेश्चन पूछेगा आपसे, हम अभी बोले हैं इस हरिसेन की इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, तो आपको ध्यान रखना है इस हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो पहले कौशाम्बी में था, वर्तमान में इलाहाबाद में स्थित है। इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को भारतीय प्राचीन अभिलेखों का क्या कहा जाता है, तो सरताज कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन
5 देख लेते हैं। ऑप्शन 5 है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया। देख क्वेश्चन थोड़ा घुमाऊ क्वेश्चन है, हम नहीं पढ़ाए हुए हैं, अभी गुप्त काल हम नहीं पहुँचे हुए हैं, ठीक है, चैप्टर में। तो क्वेश्चन है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो गुप्तों के काल में फाहियान, ठीक है, फाहियान जो एक चीनी यात्री था, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो इसका आंसर ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका आंसर होगा फाहियान। कौन चीनी यात्री था जो गुप्त के काल में, मतलब गुप्तों के शासन काल में भारत आया था, तो फाहियान था। अगर क्वेश्चन पूछे, ऑप्शन ए को देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन ए में हेनसोंग, तो हेनसोंग को क्या कहा गया है। तो इस हेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। भारत आने वाले यात्रियों का राजकुमार की संज्ञा दी गई है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार। थोड़ा सा आज टच पेन खराब है, ठीक है ना, कल टच पेन की एक नया टच पेन लाया जाएगा, ठीक है, जिससे टच पेन से लिखने से दिक्कत हो रही है। देखिए, तो क्वेश्चन है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो इसका आंसर होगा फाहियान। लेकिन अगर वहीं बात कर दें कि हेनसोंग, तो हेनसोंग को क्या कहा जाता है। तो हेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। थोड़ा टच पेन खराब है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्वर्ण काल, ये बात याद रखना आपको। क्या टच पेन है कर रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पहले कुछ क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। कर रहा है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल की संज्ञा किसे दी गई है। तो ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी मुगल काल, ऑप्शन डी अंग्रेजों का काल। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, गुप्त काल। गुप्त काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है। ऐसा क्या रीजन रहा कि गुप्त काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई थी। तो गुप्त काल में जो संस्कृत जो भाषा थी ना, संस्कृत जो भाषा थी, उस संस्कृत भाषा को राज दरबार की भाषा घोषित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए, और कहीं ना कहीं समाज अपने मतलब वृद्धि एवं विकास में मतलब चरमोत्कर्ष पर रहा, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, महाभारत की रचना किसने की थी, किस भाषा में की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, महाभारत की रचना किस भाषा में की गई थी। तो ऑप्शन ए सही है, संस्कृत भाषा में की गई थी। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें महाभारत का दूसरा नाम क्या है, और हम आपसे क्वेश्चन पूछें महाभारत का दूसरा नाम क्या है, तो आप बताइएगा महाभारत का पहला तो आंसर होगा संस्कृत भाषा में, दूसरा नाम क्या है। तो जय संहिता। ठीक है ना, महाभारत का दूसरा नाम क्या है, जय संहिता है। ठीक है, अगर पूछे आपसे क्वेश्चन महाभारत की रचना किसने की थी, तो आप बताइएगा महर्षि वेद व्यास ने। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ, तो स्थान पूछ रहा है, तो आपको इसमें पहला ऑप्शन देख लेना है लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर बी बोधगया, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो आपको आंसर ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी सही है, बोधगया। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोधगया में हुई थी। अर्थात ज्ञान पूछे तो बोधगया। अगर पूछे महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन से ये लुम्बिनी। ठीक है, नेपाल का तराई भाग का एक वन है, लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध के हम लिख दे रहे हैं बचपन का नाम गौतम था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी नामक, ये कौन था लुम्बिनी, एक वन था जंगल, उसमें हुआ था। अगर पूछेगा महात्मा बुद्ध, देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है महात्मा बुद्ध पूछे और कहे महात्मा बुद्ध ने अपना ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो आपको बताना है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऑप्शन सी सारनाथ में दिया था। कोई दिक्कत नहीं। अर्थात महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगर क्वेश्चन पूछ ले महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, कहाँ हुई थी, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। तो आपको यहाँ से हम सारे टॉपिक कंप्लीट करा रहे हैं। अब वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, समझ में ना आए तो फिर देखिए, कमेंट बॉक्स में कहीं से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं,
इसके लिए आपको आज़ादी दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है, ये आपको ध्यान रखना है। श्वेतांबर मतलब महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों में कुछ मतभेद हुआ और वे दो भागों में बट गए। पहला मत कहलाया श्वेतांबर, दूसरे भाग कहलाया दिगंबर। तो किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। जैन धर्म के संस्थापक, वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ये टॉपिक हम ऐसे कराएंगे बोर्ड पे, ठीक है ना, यहाँ संक्षेप में बता दे रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था? ठीक है, हम ये बताएं अशोक किस वंश से संबंधित था, हम बोर्ड पे पढ़ाए हुए हैं। तो अशोक किस वंश का शासक था? तो ये तो क्वेश्चन हम करा चुके हैं, अशोक मौर्य वंश से संबंधित था, ठीक है। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अशोक द्वारा किया गया जो कलिंग युद्ध है, ठीक है, यह कलिंग युद्ध कब हुआ था और इसका उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखते हैं कितने लोग हैं, ठीक, क्लास से जुड़ते हैं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं। पहला क्वेश्चन है, अशोक के द्वारा जो कलिंग युद्ध किया जाता है कब किया जाता है और उसका वर्णन किस शिलालेख में किया गया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसने की? तो अकबरनामा का एक राज दरबारी होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है अबुल फजल। अबुल फजल क्या करता है? अकबर के द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख, उससे शासन संबंधी, ठीक है ना, लुकमांगलिक कार्यों का वर्णन अकबरनामा में करता है। तो इसका आंसर होगा अबुल फजल। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो आपको यहाँ ट्रिक से याद करना है, ठीक है। अगर पानीपत का प्रथम युद्ध पूछे तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बताइएगा, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, इसमें बाबर जीत गया था, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। अगर दूसरे की बात करें तो 26 दूनी 52, अब 52 4 56, 1556 में, ऐसे याद करना है आपको। पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करें तो 1526, 1526 में पहला युद्ध, 26 दूनी 52 4 56, 56 में दूसरा युद्ध, और 56 में 6 जोड़ दें। पहला में 2 से गुणा करना है, 4 जोड़ना है, फिर उसके बाद दूसरा में 6 जोड़ना है, 1761 हो जाएगा, 61 लास्ट का 61 हो जाएगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, दूसरा युद्ध 1556 में, तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठे हार गए थे, ठीक है, अर्थात अफगानों के बीच हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया 1526 में, ठीक है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। तीसरा युद्ध बाबर और हेमू के बीच। देख लीजिए आप, पानीपत का प्रथम युद्ध पूछेगा तो 1526 होगा, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। दूसरा होगा हेमू और बाबर के बीच। तीसरा होगा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, और ये 1761 वाला क्वेश्चन पूछता है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, सन अब याद कर लेना है। दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, ठीक है। और ये टच पेन तो वैसे भी जा चुका है, ठीक है, नया काम में होता है। 1556 देखो 1556 में हुआ था, प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? अगर अंतिम मुगल शासक की बात करें तो बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल शासक थे। अगर मुगल साम्राज्य की स्थापना, मुगल वंश के संस्थापक पूछे आपसे, तो मुगल वंश का संस्थापक किसको मानते हैं? तो बाबर को मानते हैं, बाबर, जिसका जन्म 1483 में फरगना, जो वर्तमान का उज्बेकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है। थोड़ा टच पेन खराब है तब पूरा लिख देते हैं हम, ठीक है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 13, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर, ठीक है। और यहाँ पूछ दिया अगर कि शाहजहाँ तो ताजमहल का निर्माण कराए थे। औरंगजेब, इनके शासनकाल में स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर रही।
देखिए, अर्थात मंदिर और मस्जिदों का निर्माण अधिक मात्रा में कराया गया। तो स्थापत्य कला की बात करें और कहे स्थापत्य कला किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर रही, तो ऑप्शन बी, औरंगजेब के शासनकाल में स्थापत्य कला चरमोत्कर्ष पर रही। अगर पूछ दे ताजमहल का निर्माण तो शाहजहां ने कराया था, मुमताज महल की याद में। किसी से पूछ दिए तो बता रहा था इंदिरा गांधी की याद में, बात बीत गई। ठीक है, तो क्वेश्चन है अंतिम मुगल शासक, तो बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था। अब देखो, इब्न बतूता की बात करें और जब भी इब्न बतूता कहे तो आपको देख लेना है एक चीज़। पहला इब्न, तीन, बतूता, तीन। ठीक है, 3 6 वर्ड हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक नहीं लड़ रहा है। तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। ठीक है ना, इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। ठीक है, और इसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, ठीक है, रेहला, जो अरबी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, रेहला। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है रेहला किसकी पुस्तक है, तो रेहला इब्न बतूता की पुस्तक है। जो किस भाषा में लिखी गई थी, तो रेहला अरबी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, आपको याद कर लेना है। तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विजयनगर का महानतम सम्राट, पहली बात विजयनगर, टॉपिक क्वेश्चन पूछ दिया। अब तब बात पूछ रहे हैं महानतम सम्राट, तो पहले देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य को आप हम्पी साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं। हम ये टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। हम्पी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, अगर ये पूछ दे तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में, क्या टच पेन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का, शुक्र मना हरिहर और सुखल नहीं थे। ठीक है, हरिहर और बुक्का, अरे भाई साहब क्या टच पेन है, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। ठीक है, और इस विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कृष्णदेव राय थे। ठीक है, आपको टॉपिक आज थोड़ा सा ज़्यादा अनकम्प्लीटेड में ही मिलेगा। ठीक है, तो टच पेन खराब है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गोपुरम का संबंध किससे है, तो गोपुरम का संबंध मंदिर से ही, तो याद कर लेना है। बड़े बड़े दरवाजों के बगल में बने होते थे गुप्त काल में, तो गोपुरम का संबंध मंदिर से है। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वीरशैव अर्थात लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे, इसको तो याद कर लेना है, वासवन्ना। ठीक है ना, वासवन्ना वीरशैव लिंग। देखिए यहाँ पे आपको इसको ट्रिक याद करना है। ठीक है ना, वीर से व से वीरशैव और ब से वासवन्ना। ठीक है, जहाँ भी वीरशैव लिंगायत का जनक पूछे वासवन्ना को याद करना है। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या अटैचमेंट, क्वेश्चन नंबर 18 है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, तो याद करना है अजमेर में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, तो अजमेर में, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, ताजमहल का निर्माण किसने किया था, तो नरेंद्र मोदी ने। हाँ, आज के ज़माने में हो सकता है, बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ताजमहल का निर्माण किसने किया था, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो सकता है जहांगीर, और ये सही है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किया था, जहांगीर बोल दिए, शाहजहां ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की, तो आपको याद कर लेना है 10 से दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक ने परिवर्तित की। ठीक है, इस तरह से आपका चैप्टर आज कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको 20 क्वेश्चन यहाँ मिले हुए हैं और आपको ये 20 क्वेश्चन, ठीक है, इसके PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा रहा है। अगर जो भी और क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस तरह से आपका टॉपिक आज 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।